हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट में हम फर्स्ट चैप्टर जो थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका आखिरी पार्ट कॉस्ट शीट वाला वो मैंने भी छोड़ा है, क्योंकि अभी आपको पूरी कॉस्ट शीट बनाना नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पर हैं। उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे वर्ड और आ जाएंगे। इसलिए उस पार्ट को मैं छोड़कर आगे बढ़ता हूं, अगले चैप्टर पर आता हूं। हम कॉस्ट के 3 कंपोनेंट जानते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर और नंबर 3 ओवरहेड। 3 कंपोनेंट होते हैं। तो 3 चैप्टर से स्टार्टिंग का आप देखेंगे यही। तो पहले हम एक एक को इंडिविजुअल समझे। जैसे हमने इनकम टैक्स में हेड समझे अलग अलग, तब जाकर हम टोटल इनकम निकाल पाए। ठीक है सर। तो पूरी कॉस्ट शीट तब बनाएंगे जब हम पहले मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तो समझे होते क्या है, कैसे लिखते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर यहां से स्टार्ट है। हालांकि मटेरियल चैप्टर में थ्योरी भी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। तो पहले थ्योरी समझते हैं, क्योंकि मटेरियल चैप्टर के अंदर के प्रैक्टिकल समझने के लिए पहले थ्योरी समझना जरूरी है कि क्या यहां पर यूज होगा, कौन कौन से टर्म्स यहां यूज होंगे। इसके लिए आप स्टडी मटेरियल पर आए। ये वाला थ्योरी वाला पार्ट में आपको एसएम से पढ़ा रहा हूं, ताकि आप टिक भी लगाते जाएं कौन सी थ्योरी याद रखना है, कौन सी आपको कट कर देना है। कट वाले पॉइंट बहुत सारे हैं, इसलिए कट करने की जगह आप तो जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां राइट लगा लें बस। ठीक है। इस स्टार्टिंग पेज पर देखिए आप, सबसे फर्स्ट पेज पर नंबर 1 चैप्टर का ओवरव्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको। इस चैप्टर ओवरव्यू में क्या लिखा है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट में तो समझते हो, मटेरियल खरीदना। आपकी फैक्ट्री होगी तो आप मटेरियल कैसे खरीदोगे? फोन लगाओगे, एक सप्लायर को माल भेज दे। सही बात है, छोटे व्यापारी इसी तरीके से करते हैं। हम उज्जैन, इंदौर में अगर बिजनेस करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। हमारा फिक्स रहता है, हम इंदौर से मंगवाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा मुंबई से ले आते हैं बस। लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में मटेरियल प्रोक्योरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि सही मटेरियल होगा तो प्रोडक्ट सही बनेगा। मटेरियल सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी और सही रेट पे मिलेगा तो कॉस्टिंग कम आएगी। तो बहुत सारे मैटर यहां पर ध्यान रखना पड़ते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। जिसमें आप देखो, आप बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। बिल ऑफ मटेरियल, एमआरएन, मटेरियल रिक्वेशन नोट, परचेज रिक्वेशन, गुड्स रिसीव्ड और मटेरियल रिटर्न नोट। फिर आगे चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। जो मटेरियल रिसीव्ड हुआ उसका वैल्यूएशन करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना बुक्स में, कितना मटेरियल आया फिजिकली। बिन कार्ड सिस्टम, स्टोर्स लेजर और स्टॉक कंट्रोल कार्ड। फिर आगे चले तो इन्वेंट्री कंट्रोल। अब आपने माल रख तो लिया अपने गोडाउन में, लेकिन उसको ध्यान से संभाल के रखना है ना, तो इन्वेंट्री कंट्रोल भी होना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सेस मटेरियल ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए। ज्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, कम होगा तो प्रोडक्शन रुक सकता है। तो ये सारे मटेरियल पढ़ेंगे हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में। फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज, फीफो लिफो। ये आपका जाना पहचाना है। फीफो लिफो मेथड आपने शायद फाउंडेशन में भी पढ़ी होगी। और लास्ट में अकाउंटिंग फॉर वेस्टेज, स्क्रैप, स्पॉइलेज वगैरह। इस तरीके से अपना चैप्टर होगा। नोट्स भी मैंने लगभग इसी तरीके से डिजाइन किए हैं। अब पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूं कि स्टडी मटेरियल में से कौन कौन सी थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएमपी। उसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 2.6। 2.6 पर आपको एक फॉर्मेट नजर आएगा, देखिए दिख रहा है। इंजीनियरिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट नंबर 1 बिल ऑफ एंट्री। एक बार ऐसे बता देता हूं मैं, फिर लिखता हूं। फिर इंजीनियरिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट किसको देगा? बिल ऑफ एंट्री बनाकर। तो नीचे लिखा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वर्क जहां प्रोडक्शन चल रहा होता है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, वहां लिखा 2 नंबर मटेरियल रिक्विजिशन। फिर इस तरफ एरो बन के कहा लिखा है स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स डिपार्टमेंट किसको देगा? परचेज डिपार्टमेंट। तो इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली फैक्ट्री में होता क्या है। अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पार्ट तो अलग हो गए। हम कॉस्ट अकाउंटेंट अगर बनना चाहते हैं तो हमें फैक्ट्री क्या, यानी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, वहां कैसे सिस्टम होता है वो सिस्टम समझना है। तो सबसे पहले वहां ये होता है कि वहां इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है या प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है,
प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट बिल ऑफ मटेरियल बना के क्या बनाता है, वो बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल मतलब इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, आईएमपी थ्योरी बताऊंगा आगे। बिल ऑफ मटेरियल इज लिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। लिस्ट है, आपके प्रोडक्शन में कितने टाइप के मटेरियल लगते होंगे, उन सबकी स्टैंडर्ड लिस्ट है। जरूरी नहीं सभी अभी यूज करें, लेकिन टोटल मिला के कितने यूज होते हैं वो सब, ठीक है। ये वो है, यानी जैसे अगर हम क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करें तो आपने देखा होगा क्लॉथ इंडस्ट्री में कितने अलग अलग टाइप के कपड़े आते हैं। अलग अलग टाइप के कपड़े के लिए अलग अलग टाइप के थ्रेड्स का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, ठीक है। वो तो उस पूरी लिस्ट है। उसके बाद कलर होता होगा, तो कलर के लिए उसको क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए कुछ केमिकल का इस्तेमाल होता होगा, वो डिजाइन करने के लिए कलर का इस्तेमाल होगा, वो बहुत सारा, और पैकिंग मटेरियल भी होता होगा। तो सारे मटेरियल की लिस्ट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान बना लेता है, इतना मटेरियल चाहिए, क्वांटिटी नहीं। मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लिस्ट ऑफ मटेरियल। नाम तो लिख लें कम से कम, क्वांटिटी लिखें तो बहुत अच्छी बात है, बट क्वांटिटी एग्जैक्टली पता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनका तो काम प्लानिंग है, इनका काम प्रोडक्शन करना नहीं है। प्रोडक्शन करना है काम किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ये मेन है फैक्ट्री। तो इन्होंने बिल ऑफ मटेरियल बना के इनको दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस लिस्ट में से क्या किया, इस लिस्ट में ए बी सी डी ई एफ जेड ऐसे बहुत सारे मटेरियल लिखे थे। इनको अभी प्रोडक्शन करने के लिए सी और डी नाम का मटेरियल चाहिए बस। तो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन नोट, देखो सेकंड नंबर पर लिखा है MRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट बोलते हैं उसको, MRN मटेरियल रिक्विजिशन, रिक्वायर्ड रिक्विजाइट। तो रिक्वायर्ड मटेरियल का एक नोट बना के इन्होंने किसको दिया, इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने। फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री अलग होती है, गोडाउन अलग होता है, सब अलग अलग, सब डिपार्टमेंट बड़े होते हैं, सबका काम भी बड़ा होता है, इसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बोलते हैं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम प्लानिंग है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग करना है, इनकी प्रोडक्शन करना है। इनको रॉ मटेरियल से मतलब नहीं है, इनको तो प्रोडक्शन कितने अच्छे से हो सकता है ये इसके लिए जिम्मेदार है। रॉ मटेरियल खरीद के देने वाला कोई और है। तो एक गोडाउन कीपर है, क्या है, एक गोडाउन कीपर। तो इस तरह आप देखो स्टोर्स लिखा हुआ है, स्टोर्स मतलब गोडाउन। तो ये MRN किसको देंगे, ये MRN सही मायने में ये MRN इनको देंगे, MRN इनको देंगे। ये गोडाउन इनसे मांगेगी कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, सी और डी नाम का मटेरियल इतने इतनी क्वांटिटी वाला चाहिए हमें, ताकि हमें प्रोडक्शन करना है। इनके पास मटेरियल होगा तो ये दे देंगे, और नहीं होगा तो ये इंस्ट्रक्शन देंगे किसको, ये देंगे परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट अलग है, गोडाउन अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है। परचेज डिपार्टमेंट को ये देंगे थर्ड नंबर परचेज रिक्विजिशन, क्या देंगे, परचेज रिक्विजिशन। तो ये परचेज रिक्वायर्ड करेंगे कि हमारे गोडाउन में सी और डी मटेरियल मांगा गया है जो हमारे पास नहीं है या कम है। इन्होंने 1000 की डिमांड की और हमारे पास से 200 ही है, तो आप खरीद के दें 800। अब बात किसके पास आ गई, इनके पास। ये क्या करेंगे, तो आप देखिए नीचे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इनको इन शॉर्ट समझ लेते हैं। परचेज डिपार्टमेंट फोर्थ नंबर पे टेंडर मंगवाएगा। क्या करेगा ये, फोर्थ नंबर पर टेंडर मंगवाएगा सभी के, उन टेंडर में से स्क्रूटिनी करेगा और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। फिर सप्लायर इनको क्या भेजेंगे, ये टेंडर भेजेंगे सप्लायर को, सप्लायर इनको क्या भेजेंगे, कोटेशंस भेजेंगे। तो कोटेशन हो गया। कोटेशन में से जब बहुत सारे कोटेशन आ जाएंगे तो उसमें से मैं एक सिलेक्ट कर लूंगा और उससे परचेज करूंगा। तो आप जाके कहीं गुड्स क्या खरीदेंगे, हम परचेज। तो 3 पॉइंट है। तो ये परचेज डिपार्टमेंट पहले सप्लायर को टेंडर भेजेगा, सप्लायर इनको क्या भेजेगा, कोटेशन भेजेगा, ठीक है। तो ये टेंडर भेजेंगे और कोटेशन ये इसको भेजेगा। फिर परचेज डिपार्टमेंट इनको परचेज ऑर्डर देगा और परचेज हो जाएगा गुड्स। ये सारे सिस्टम। 6th के बाद इधर आते हैं नीचे 7th नंबर पर। अब वो सप्लायर क्या करेगा, वो सप्लायर
वो सप्लायर इनको गुड्स सप्लाई करेगा, गुड्स सप्लाई इनको नहीं करेगा, गुड्स सप्लाई सीधे किसको करेगा, गुड्स सप्लाई सीधे करेगा स्टोर्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो देखो आप स्टोर्स डिपार्टमेंट पे लिखा हुआ मिलेगा। और जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है बिल उनको भेजेगा ये। तो 7th 8th 9th में एक में प्रोफार्मा इनवाइस है, एक में पेमेंट और एक में इनवाइस, ओरिजिनल इनवाइस। तो ये इनवाइस अकाउंटिंग वाली चीज वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजेगा ये सप्लाई। और गुड्स का फिजिकल डिलीवरी कहां करवा देगा, गोडाउन में डिलीवरी करवा देगा, और बिल यहां भेज देगा, क्योंकि अकाउंटिंग यहां होती है और फिजिकल वेरिफिकेशन वहां होता है, फिजिकली गुड्स वहां स्टोर होता है। ठीक है, तो 7 8 9 यहां और 10th यहां लिखा है, दिख रहा है। नंबरिंग वंबरिंग याद नहीं रखना, आप कंसेप्ट समझो सिर्फ, प्रैक्टिकली भी ये कोई काम नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन ये वर्ड याद होना चाहिए और रियली भी ऐसा होता है, आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते तो ऐसे इतना ऊपर ऊपर भी मत पढ़ो कि हम अंदर की बातें ना समझ पाए, तो इसलिए समझना जरूरी है। अब उधर देखें स्टोर्स डिपार्टमेंट में 11 12 13 गुड्स रिसीव्ड नोट, मटेरियल रिटर्न नोट और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, ये इनको इंटीमेट करेंगे कि हाँ हमारे पास गुड्स आ गया है, क्योंकि बिल इनके पास गया है। तो बिल में लिखा था 1000 केजी, अब गुड्स तो वहां रिसीव हुआ ना, तो ये गुड्स रिसीव्ड हो गया है, कितना हो गया है, जब ट्रक से माल उतरा होगा तब इन्होंने चेक किया होगा, तो ये बताएंगे कि 990 केजी गुड्स रिसीव्ड हुआ, तो गुड्स रिसीव्ड नोट भेजेंगे ये, ताकि ये टैली कर सके। अब 990 और जबकि बिल कितना का था 1000, तो रीजन पूछेंगे भाई क्यों कम भेजा इन्होंने, या तो इनकी गलती है या रास्ते में कुछ हुआ, तो इसलिए गुड्स रिसीव्ड नोट। मटेरियल रिटर्न नोट, अगर मान लो इन्होंने कुछ गुड्स खराब है उसको वापस कर दिया होगा, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन किसको देंगे, इनको देंगे, मटेरियल रिटर्न। ठीक है, ये मटेरियल रिटर्न नोट, ये गुड्स रिसीव्ड नोट, ताकि ये इनको पेमेंट कम करे क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिया था। और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट, यानी अब बचे हुए मटेरियल का पूरा एब्स्ट्रैक्ट यानी पूरी डिटेल। तो ये होता है एक्चुअली बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक गुड्स पहुंचता है, गोडाउन में ऐसे रिकॉर्डिंग होती है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो होती है वो इस तरह से बाइफरकेट कर दी जाती है। अच्छा भी इससे कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को आपने खरीदने की जवाबदारी भी दे दी और बनाने की भी, तो हो सकता है कि इसमें मैनिपुलेशन कर ले, घटिया क्वालिटी का गुड्स खरीद ले, सस्ते में खरीद ले। अब यहां पर 1 2 3 4 इतने सारे लोग अलग अलग पड़ गए, कहीं ना कहीं फ्रॉड भी हुआ तो पकड़ में आ सकता है। आगे चलते हैं, यूजेस दिए बिल ऑफ मटेरियल के और मटेरियल इक्वेशन के। अब मोस्ट टाइम की थ्योरी बताता हूं, 2.7 पेज नंबर पर बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल इक्वेशन नोट। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल इक्वेशन नोट, इन दोनों की थ्योरी समझाता हूं मैं आपको, मोस्ट टाइम की थ्योरी। बिल ऑफ मटेरियल क्या है, मैंने भी कहा, इट इज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट, पहली बात। और ये कौन प्रिपेयर करता है हमारे लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है, टू रिक्वायर मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स गोडाउन, प्रिपेयर बाय प्रोडक्शन और अदर कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। जो कंज्यूम करेगा वही तो डिमांड करेगा ना, तो रिक्वायर्ड कौन करेगा, जिसको कंजम्पशन करना है। तो ये प्रिपरेशन वाइज हो गया, यानी ये डिफरेंस याद रखोगे, हु प्रिपेयर इट। दूसरा, इट इज द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर। कंप्लीट लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट। अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई जरूरी नहीं। और ये क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग स्टोर कीपर टू इश्यू मटेरियल टू कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इट इज डॉक्यूमेंट ऑन द बेस ऑफ विच स्टोर्स डिपार्टमेंट इश्यू मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये लिख लो। तीसरा, इट इज ऑफन सर्व द पर्पस ऑफ अ मटेरियल इक्वेशन एज इट शो द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पार्ट पर्टिकुलर जॉब, दैट इज इट कैन रिप्लेस मटेरियल इक्वेशन। मीन्स यानी इसका इस्तेमाल आप एमआरएन की जगह कर सकते हो, यही चीज एमआरएन भी बन सकती है। अगर आपको ये लिस्ट है मटेरियल की और सारा ही मटेरियल चाहिए, तो यही एमआरएन की कॉपी उठा के स्टोर्स डिपार्टमेंट को कि सारे ही मटेरियल चाहिए हमें, तो बिल ऑफ मटेरियल मे बी रिप्लेस विथ मटेरियल इक्वेशन नोट, बट इट कैन नॉट रिप्लेस अ बिल ऑफ मटेरियल। लेकिन इसकी जगह ये पॉसिबल हो सकता है क्या,
सॉरी, मतलब एमआरएन की जगह ये तो हो जाएगा कि एमआरएन ना बनाते हुए बिल ऑफ मटेरियल ही ले लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बिल ऑफ मटेरियल ना बनाए और इसके जगह एमआरएन ले ले? तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि एमआरएन में कंप्लीट लिस्ट नहीं आएगी, देखो बिल ऑफ मटेरियल में कंप्लीट लिस्ट आएगी। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी होगी। ये 3 डिफरेंस बड़ी आसानी से याद होंगे, इसलिए मैंने फॉर्मेट समझाया, उससे आपको एक्चुअल पिक्चर क्लियर हुई कि हाँ आपको माइंड में फैक्ट्री घूमना चाहिए कि हाँ ये डिपार्टमेंट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरीके से। और आप ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 4th, इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोटेशन। कोटेशन के लिए भी आप बिल ऑफ मटेरियल का सप्लायर को भेज दो कि इन सब, ये लिस्ट है, इन सब का प्राइस बताइए आप, तो सप्लायर इनकी प्राइस बता देगा। कोटेशन में भी यूज हो सकता है। और इधर क्या लिखा है, इट इज यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑनली। कौन कौन सा मटेरियल हमने मंगवाया था, क्योंकि प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकालूंगा मैं, जब कोई गुड्स बनेगा तो बनने में कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, वो तो इसी से पता लगेगा ना, इससे थोड़ी पता लगेगा। इसमें तो सारा मटेरियल लिखा है, जो कि एक्चुअली कंज्यूम कौन कौन सा हुआ, इसमें तो ABCD लिखा है, लेकिन मैंने तो COD कंज्यूम किया, तो प्रोडक्शन में COD आएगा, तो कॉस्ट किसकी होगी, COD की। और लास्ट, इट हेल्प्स इन कीपिंग क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन। और इधर लिखा है, इट शो द मटेरियल एक्चुअली ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स। उन्हीं बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना है ना। अब आते हैं आगे, और नीचे परचेस रिक्वेशन की डिटेल भी दे रखी, पर जरूरत नहीं, आपने डिफरेंस याद कर लिया ना, तो डिफरेंस आए तो भी लिख देना, सिर्फ बिल ऑफ मटेरियल आए तो इधर के 5 पॉइंट लिख देना, सिर्फ मटेरियल रिक्वेशन आए तो इधर के 5 पॉइंट लिख देना। ये आपकी 2-3 थ्योरी एक साथ ही होगी एक ही बार में। जो पढ़ाते आ रहा हूं सिर्फ वो राइट लगाना है बस, बाकी सब कट है। उसके बाद हम आते हैं आगे, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड। जो मटेरियल आपको रिसीव्ड हुआ सप्लायर से, उसकी वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू वाला पार्ट जो है, इसको समझ लेते हैं। आपने आज तक कोई कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपने क्या देखा होगा कंसाइनमेंट चैप्टर में, मटेरियल, या यूं भी नॉर्मल कोर्स में भी आपने हमेशा पढ़ा होगा कि गोडाउन गेट तक के सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, मशीन लाने से लेकिन इंस्टॉलेशन तक के कैपिटलाइज होते हैं। इसे रॉ मटेरियल जब मैंने परचेज किया, तो रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस, अभी और भी बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं, इस वाले पार्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मेरे नोट्स में भी। अब इमेजिन करो, मैं तो कह रहा हूं हर चीज रटना नहीं है, सोचना है। मैंने गुड्स मंगवाया तो कितने में, 100 रुपए में दिया उसने, तो 100 रुपए लिखना है। अगर मान लो इसमें कोई डिस्काउंट हो तो ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है ना लेस, तो क्वांटिटी डिस्काउंट लेस कर देंगे हम, क्योंकि ये तो परचेज प्राइस का पार्ट माना ही नहीं जाता है। और कैश डिस्काउंट यहां लेस नहीं करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट आपकी प्राइस रिड्यूस नहीं करता है। कैश डिस्काउंट गुड्स खरीदने के कारण नहीं हुआ, गुड्स का पेमेंट आपने प्रॉम्प्ट किया इसलिए होता है, तो वो एक तरीके से फाइनेंस चार्जेस टाइप है। तो क्या लिखा आप देखो नीचे लिस्ट में, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड, क्वांटिटी डिस्काउंट डिडक्टेड, कैश डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड, सब्सिडीज डिडक्टेड। मान लो एक गुड्स पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 10 रुपए की, जैसे गैस सिलेंडर आता है ना 800 रुपए का, 200 गवर्नमेंट ने दे दिए, तो आपके लिए तो 600 कॉस्ट हो गई ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो 600। तो मुझे तो कॉस्टिंग करना है कि आखिर मटेरियल कितने का पड़ा मुझे, तो 100 रुपए के मटेरियल में 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया या 10 रुपए की मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गई, तो गुड्स तो मेरे लिए 90 रुपए के आए ना। तो ये चीजें लेस करना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में क्या लिखा है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये सब क्या होंगे, इज इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूडेड, इसका कंप्लीट चार्ट लिखवाऊंगा मैं, आप बेफिक्र रहना, ठीक है ना। ये पूरा लिखवाऊंगा मैं, क्या क्या प्लस माइनस है, यही सब चीजें। ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, सब्सिडी हमने लेस कर दी, मान लो 10 रुपए, तो ऐसे ही रफ समझा रहा हूं मैं आपको। ये नेट प्राइस आई आपकी। उसके बाद टैक्सेस, अब टैक्सेस किया जाए वो प्लस करना है, रोड टैक्स, टोल टैक्स। अब IGST, CGST और SGST ये प्लस करना है या नहीं करना है, और कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें। तो इनके बारे में एक सिंपल लॉजिक बताता हूं मैं, वो ये कि अगर ये टैक्सेस रिफंडेबल है या क्रेडिटेबल है, जैसे आपने सुना होगा, अभी GST शायद पढ़ा नहीं तो यार, ITC नाम सुना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी जितना गुड्स हम खरीदते हैं उस पर जितना GST देते हैं उसके हमें क्रेडिट मिल जाती है। किधर, जब हम गुड्स बेचेंगे तो उस पर GST लगेगा, तो उस GST में से ये वाला GST माइनस हो सकता है।
पढ़े होंगे बेसिकली। तो अगर वो जीएसटी माइनस हो सकता है, मतलब क्रेडिट मिलेगी, उसकी क्रेडिट मिलेगी, इसका मतलब ये कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट। लेकिन कई जगह आप जीएसटी में रूल्स पढ़ेंगे कि क्रेडिट नॉट अवेलेबल। मैं 100 रुपए पे 5 रुपए का जीएसटी देके आया तो 5 रुपए की क्रेडिट नहीं मिलेगी, और अगर क्रेडिट नहीं मिलेगी मतलब मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 100 रुपए का गुड्स 105 का रहेगा ना मेरे लिए, तो मैं उसको 5 रुपए ऐड कर दूंगा। तो टैक्सेस कौन से ऐड होंगे? नॉन रिफंडेबल एंड नॉन क्रेडिटेबल, ऐसा लिखवाऊंगा मैं आपको। फिर पेनल्टीज चार्जेस, एक बार आप पढ़ लेना। डिमरेज चार्जेस क्या होते हैं? डिमरेज इज पेनल्टी इम्पोज बाय ट्रांसपोर्टर। आपके घर पे ट्रक आ गया, आपके गोडाउन पे ट्रक आ गया, अब आपने माल लोड करने में देरी की, तो अक्सर ट्रांसपोर्टेशन में और रेलवे में तो एक खास सोर्स होता है, आपके लिए पूरी माल गाड़ी लग गई फैक्ट्री में, अब आपने लोड करने में लेट कर दिया, तो रेलवे वाले आपसे डिमरेज चार्जेस लेते हैं, डिले चार्जेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहां लिखा है नॉट इंक्लूड, क्योंकि वो डिले चार्जेस गुड्स की वैल्यूएशन नहीं, गुड्स का पार्ट नहीं है। तो लोडिंग अनलोडिंग में अगर आप लेट करते हो तो उससे जो चार्जेस लेते हैं वो एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, इज नॉट पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। डिटेंशन चार्जेस भी ऐसे ही, पेनल्टी भी ऐसे, ये सब अदर एक्सपेंसेस हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। और लास्ट में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस भी दिखेगा, दिख रहा है, कमीशन और ब्रोकरेज पेड, फ्रेट वगैरह। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जो भी डायरेक्टली कॉस्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो ऐड होगी। और आपको और इजी बता दूं मैं, तो आप ये सोचो कि सप्लायर के यहां से लेके हमारे गोडाउन गेट तक के जो खर्चे होते हैं, गोडाउन के अंदर के नहीं, गोडाउन के अंदर तो रेंट, गोडाउन रेंट लगता है, गोडाउन इंश्योरेंस वो नहीं, क्योंकि वो तो स्टोरेज कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, वो तो स्टोर करने की कॉस्ट है, खरीदने की नहीं। मैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज की बात कर रहा हूं। तो गोडाउन गेट तक जो खर्चा लगा, यानी रास्ते में मुझे फ्रेट लगा, रास्ते में इंश्योरेंस लगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग लगे, जब उतरवाया मैंने तो लोकल ऑक्ट्राय लगा, इस तरह की सारी चीजें अप टू द डेट ऑफ अप टू द गोडाउन गेट। कंसाइनर, कंसाइनी वाला अगर याद हो आपको, तो कंसाइनर गुड्स भेजता था, कंसाइनी के गोडाउन गेट तक के एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते थे, वो इसमें इंक्लूड होते थे। सेम वही लॉजिक यहां पर है। तो ये सारे पॉइंट उसी से रिलेटेड है। और एक छोटा सा नीचे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ, चलिए ये भी कर लेते हैं, अच्छा भी रहेगा, थ्योरी के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसका पहले आपको कंप्लीट फॉर्मेट लिखवा देता हूं, फिर ये क्वेश्चन करवाता हूं। अब आप एक काम करेंगे, मैंने कहा था कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का एक फॉर्मेट लिखवाऊंगा, तो ये मैंने पूरा लिख दिया है। पहले आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें अच्छे से, फिर समझें। तो नंबर 1 क्या लिखना है? परचेस प्राइस। फिर क्या लेस कर देना? डिस्काउंट वगैरह मैंने कहा ये। फिर नॉन रिफंडेबल एंड नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस, कोई से भी टैक्स जिसका कभी रिफंड नहीं मिलना है, जिसका कभी कहीं क्रेडिट नहीं मिलना है, तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है। 500 रुपए के गुड्स पे 5 रुपए का जीएसटी लग गया, और ये जीएसटी नॉन रिफंडेबल एंड नॉन क्रेडिटेबल है, कहीं इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, तो फिर गुड्स की कॉस्ट 105 कहूंगा ना मैं, कि मुझे गुड्स कितने का पड़ा? 105 का। और अगर इसका मुझे कहीं ना कहीं रिफंड मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगा ही नहीं। आपको शायद 11th क्लास में जनरल एंट्री समझाई गई होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड 100, आईटीसी अकाउंट डेबिटेड 5 टू सप्लायर अकाउंट 105। ये अकाउंट अलग से डेबिट क्यों करवाते थे? क्योंकि इस आईटीसी, ये डेबिट करता, ये प्रीपेड टैक्सेस है, यानी एक तरीके से हमने पहले से टैक्स दे दिया। ये टैक्स या तो हमें रिफंड हो जाएगा, या हम आगे इन फ्यूचर लायबिलिटी में क्रेडिट मिल जाएगी, जैसे टीडीएस नहीं होता है वैसा होता है। तो अगर ऐसा होता ये एंट्री करते थे, तो परचेज में तो सो ही गया ना, 5 कम है। लेकिन अगर मान लो इसे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो फिर आप आईटीसी अकाउंट खोलोगे ही क्यों? फिर आपको 105 देना है, पूरे 105 ही क्या लिख दोगे आप परचेज में? ये याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन सब जानते हैं, मैंने क्या कहा, इन सबको याद रखने का एक ही तरीका, आप तो गोडाउन गेट तक के सारे खर्चे ऐड कर दो। रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन लगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस हुआ, फिर लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्रेट दिया, कार्टेज दिया, लोकल टैक्सेस, जब गुड्स हमारे एमपी स्टेट में आया तो एमपी स्टेट में एंट्री टैक्स लगता था पहले, ऑक्ट्राय लगता था, हालांकि अब काफी टैक्सेस खत्म हो चुके हैं, बट फिर भी क्वेश्चन पुराने हो सकते हैं, तो ये देना पड़ा। फिर पैकिंग होके आया था, अब पैकिंग बड़े बड़े कंटेनर में आता है, वो कंटेनर गुड्स खाली करके वापस चले जाते हैं, तो कंटेनर की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे,
क्योंकि वो कंटेनर तो रिटर्नेबल है। लेकिन अगर वो कंटेनर वो नॉन रिटर्नेबल पैकिंग है, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लाते हो, तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आप जो लाते हो 1 लीटर 2 लीटर की, आपने देखा होगा जो प्लास्टिक की बॉटल आती है अधिकांश घरों में फ्रिज में रखी जाती है, वो रिटर्नेबल नहीं होती। इसलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक लाते हो तो उस बॉटल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड है। लेकिन वो 300 ml की जो ग्लास बॉटल आती है, आप वहीं बैठ के जब पीते हैं, याद करो, तो उस वक्त वो स्कॉच की बॉटल का पैसा नहीं लेता है। और आप अगर वो कांच की बॉटल घर ले जाना चाहो तो मना कर देगा। तो वो क्या है, रिटर्नेबल थी। तो रिटर्नेबल होगी तो इंक्लूड नहीं होगी, और नॉन रिटर्नेबल पैकिंग है तो इंक्लूड होगी। कमीशन ब्रोकरेज दी, किसी ब्रोकर के थ्रू आपने गुड्स परचेस किया है तो इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेस। एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बट एक्सक्लूडिंग पेनल्टी डिमरेज चार्जेस, अभी बताया मैंने। ये नेट कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। लेस ये लिख लो, अभी इसको मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं, ठीक। और एक लाइन और लिखो अपनी कॉपी में इस पूरे चार्ट के बाद में। क्या लिखोगे, नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में हर चैप्टर में बार बार ये बात बोलूंगा मैं, इतना कॉमन रूल है कॉस्ट का। नॉर्मल लॉस एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स एंड एबनॉर्मल लॉस ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 लाइन आप लिख लें। अब होता क्या और क्या है कंसेप्ट है मैं समझाता हूं। इसके लिए आप आए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर, स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो जरा क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 1 में। An invoice in respect of consignment of chemical A and chemical B provides the following information। 2 टाइप के केमिकल आपने परचेज किए, ठीक है सर, 2 टाइप के केमिकल, एक A टाइप का केमिकल, एक B टाइप का केमिकल है, A एंड B, 2 केमिकल। कितनी क्वांटिटी परचेज की, केमिकल A की 10,000 kg एट द रेट 1 लाख, इसकी 10,000 किलो परचेज की आपने केजी, और इसके आपने केजी परचेज की 8,000 केजी। परचेज प्राइस क्या हो गई आपकी, 10 के हिसाब से इसकी 1 लाख रुपए, अब यहां से रुपीज में, और इसकी कितनी 1,04,000। तो नंबर 1 परचेज प्राइस लिखना है। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी इनकी 10%। क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, यानी ये क्रेडिटेबल नहीं है, ऐसा कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कहीं कोई ड्यूटी रिफंड भी नहीं मिलेगी, तो इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट, इसको तो इंक्लूड करना चाहिए। और डिस्काउंट तो नहीं, देख लेते हैं पहले। रेलवे फ्रेट लिखा है, टोटल कॉस्ट लिखी है, शॉर्टेज वगैरह लिखा हुआ है, ड्यू टू नॉर्मल डिटरमाइन अज्यूमिंग 2%, ठीक है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है नॉन क्रेडिटेबल कस्टम ड्यूटी। इस क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी, किसी क्वेश्चन में आईजीएसटी सीजीएसटी होगा। 10% परसेंट में लिखा है, चलो परसेंट में नहीं लिखा होता, तो इस 20,400 को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते बताइए। कस्टम ड्यूटी होता या सेल्स टैक्स होता या सीजीएसटी एसजीएसटी होता, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, क्या क्वांटिटी के रेशियो में करते या अमाउंट के रेशियो में करते। तो आप हमेशा ध्यान रखना, कोई सा भी टैक्स होता है, सेल्स टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, जीएसटी हो, हमेशा वैल्यू वाइज लगता है, क्वांटिटी वाइज नहीं। वरना सोना तो 10 ग्राम होता है 30,000 रुपए का, 30 भी नहीं, सॉरी अब तो 50 का होगा, और 50,000 रुपए में दूसरी और बर्तन लेने आओगे तो बहुत सारी क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्वांटिटी पे नहीं लगता, वैल्यू पर लगता है, 10% ऑफ वैल्यू। तो अगर ये नहीं भी दिया होता तो मैं इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता, तो 10,000 और 10,400, देखो दिख रहा है, रेशियो वाइज भी करोगे तो 20,400 आ गया, ये ध्यान रखना। और फ्रेट जो लगता है, ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है, वो क्वांटिटी वाइज लगता है, तो ये फर्क है दोनों में। रेलवे फ्रेट जैसे 3840, रेलवे फ्रेट लगा, रेलवे फ्रेट। अब फ्रेट रेलवे ने जो लिया होगा आपका 3840 टोटल दिया है, मुझे तो अलग अलग करना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो इस रेशियो में करूंगा। क्योंकि आप इमेजिन करना कि एक्चुअली रेलवे पे गुड्स लोड कितना किया, 10,000 और 8,000, नीचे लॉस हुआ वो भी नहीं। A shortage of 500 in chemical A and 320 in chemical B is noticed due to normal breakage। लिक्विड आइटम जब आती है केमिकल, तो रास्ते में कुछ लीकेज तो हो ही जाता है, लेकिन आपने रेलवे वालों को कितना हैंडओवर किया था, पूरा किया था ना, तो वो तो फ्रेट पूरे पे लेंगे। तो रेलवे फ्रेट आप इस रेशियो में बांट दोगे 10:8 के रेशियो में, 10 और 8 के रेशियो में, 10 और 8 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इसको।
कितना होता है ये 2133 एंड 1707। ठीक है, ये हो गया आपका। और कोई खर्च बचे नहीं है। टोटल मिलाकर कॉस्ट आपकी आ गई 1,12,133 और यहां पर कितना हो गया 116,107। ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। अब मुझे इसकी इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है, तो ये समझो आप इफेक्टिव कॉस्ट का कंसेप्ट। अगर मैं कॉस्टिंग की बात कहूं तो ये टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गई आपकी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये। लेकिन क्या मैं इसमें 10,000 किलो से डिवाइड कर दूं तो पर केजी आ जाएगा? तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब आपको कंसाइनमेंट चैप्टर याद करना है, स्टॉक विथ एजेंट निकालते थे आप, याद करो। रास्ते में पेट्रोल वाला या कोयले वाला क्वेश्चन, क्योंकि रास्ते में कुछ ब्रेकेज लीकेज हो जाता, एजेंट तक पहुंचता कम था, तो हम यहां पर पूरे डिवाइड नहीं करते थे, याद करो। तो मैं वही कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। अगर आपको रिकॉल हो जाएगा तो बहुत इजीली समझ में आएगा, और नहीं तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनना कि रूल ये है कि आप टोटल कॉस्ट लें। ठीक है साहब, हमने टोटल कॉस्ट ली 1,12,103 माइनस क्या कर दे सेल ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस से बिक कर कुछ पैसा वसूल हो पा रहा है तो वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है? टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस। तो टोटल क्वांटिटी का स्टेटमेंट अगर मैं बनाता हूं ए और बी का, तो इसकी 10,000 किलो आई थी, इसकी 8,000 केजी में। इसमें से नॉर्मल लॉस हो गया रास्ते में, तो रास्ते में नॉर्मल लॉस कितने का हुआ है आपका 500 एंड 320, 500 और 320। यानी एजेंट ने 768, तो एजेंट ने अगर रिसीव किया होगा या हमने रिसीव किया, इस क्वेश्चन में अगर कहेंगे हमने गुड्स मंगवाया, हमने रिसीव इतना किया। अगर हमारे यहाँ लोकल टैक्स लग रहा होता है ऑक्ट्रॉय वगैरह, तो किस पे लगते हैं? इस पे या इस पे? इस पे लगते हैं, क्योंकि हमने तो जितना गुड्स रिसीव किया होगा एमपी में उतने पर टैक्स दिया होगा ना। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं होमवर्क देने वाला हूं उसके लिए। तो ध्यान रखना, ये टैक्सेस लगते हैं वैल्यू पर, फ्रेट लगता है क्वांटिटी पर, है ना। अब इसमें एक लाइन और लिखी थी लास्ट में, फर्दर डेटोरेशन। अब क्या अज्यूम करें? You are required to determine the rate per kg of each chemical, assuming a provision of 2% for further deterioration. दो आपको और फर्दर लॉस भी होने की प्रोबेबिलिटी है, और जो लॉस प्री डिटरमाइंड होता ही है ना, प्री डिटरमाइंड लॉस होता है कि इतना और होगा, तो ये भी नॉर्मल लॉस होगा ना, जो प्री डिसाइडेड होता है। नॉर्मल का मतलब ये कि नॉर्मल हर बार ही होता है, यानी जिसपे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहते हुए पेट्रोल को उड़ने से नहीं बचा सकते, केमिकल को थोड़ा बहुत लीकेज होने से नहीं बचा सकते, तो नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल क्या होता है? जो आपकी लापरवाही से होगा, चोरी हो जाना, थेफ्ट या आग लग जाना, आप चाहते थे प्रिकॉशन रखते, तो ये जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, इस तरह का थेफ्ट वगैरह या फायर। लेकिन नॉर्मल ब्रेकेज, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लीकेज, ठीक है ना, ये सब चीज नॉर्मल लॉस होती है, जो प्री डिटरमाइंड बोल सकते हैं हम, प्री डिसाइडेड, और डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस विच इज जनरली ऑकर, जो हमेशा होता रहता है। तो ऐसा आपको 2% कहा, यानी 190 इसका हो जाएगा, और इसका 2% 153.6। तो नेट क्वांटिटी क्या बची आपके पास? नेट क्वांटिटी बची 9310 एंड 7526.4। ठीक है, ये तरीका है। तो आप बताइए कि इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकालने का कहा मैंने? टोटल कॉस्ट ले लेंगे ये वाली 1,12,133। टोटल क्वांटिटी ले लेंगे हम 10,000। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता विदाउट एनी लीकेज का, तो ये डिवाइड करते ये पर केजी आ जाता। कितना आता पर केजी? 4 जीरो हटाएंगे आप यहां पे, तो ये पर केजी आ जाएगा आपका। ठीक है, 11.21 समथिंग, 11. लेकिन ऊपर और नीचे क्या लेस करना है? अगर इसमें से इनको बेच के, मान लो ये नॉर्मल लॉस ऐसा होता जो हमें दिख रहा होता, जिसको हम अटाले में, भंगार में, स्क्रैप के रूप में बेच सकते होते, ठीक है,
तो मैं बेच देता, बेच के कुछ भी मिलता है 100 200 500 जितने भी लोग मिलते हैं, उससे मेरी कॉस्ट कुछ तो रिड्यूस होती, बट फिलहाल कुछ दिया क्वेश्चन में नहीं दिया, तो ये माइनस करना है, यानी अमाउंट माइनस अमाउंट हो गया और क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी हो गई। क्वांटिटी नॉर्मल लॉस की कितनी माइनस होगी 500 और 190 यानी 600, तो नेट क्या रही 9310। 1,12,133 में 9310 डिवाइड करेंगे तो ये कॉस्ट आ गई आपकी कितनी 12.04। और ऐसे इस तरफ भी करोगे आप, इसमें डिवाइड कर दोगे 7526.4 से तो आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी 15.43। इफेक्टिव कॉस्ट ये रही, ठीक है। मतलब अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा था तो आपने देखा था कितनी कॉस्ट आ रही थी, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा था जब मैं तो 11.21 आ रहा था, और जब मैंने नेट डिवाइड किया तो मेरी कॉस्ट 12.04 हो गई। कॉस्ट बढ़ क्यों गई, समझ में नहीं आया कॉस्ट बढ़ क्यों गई? क्योंकि आपने क्या करा कि नॉर्मल लॉस जो था, जो नॉर्मल लॉस एक्चुअली हुआ होगा, अब बात को समझना मेरी, 1,12,133 रुपए में से 9310 नेट रहा और 690 का नॉर्मल लॉस हो गया। हम डिवाइड करके निकालते अगर कॉस्ट तो इसकी आती है आपकी 11 पॉइंट समथिंग की रेट से, अभी हमने डिवाइड किया था 10,000 से, तो रेट क्या आई थी 11.2133। अब 2133 से 11.2133 इंटू 690, तो ये कॉस्ट आती थी 7737 कर लेते हैं, 5 की जगह 3 पूरे अगर डिजिट लोगे तो पूरा आएगा। तो इतने किलोग्राम की कॉस्ट आपकी इतनी आई, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है, इसकी कॉस्ट अगर हम देखें इतनी किलोग्राम की, इतने केजी की कॉस्ट 11.2133 इंटू 9310 नेट, तो इसकी कॉस्ट आती है आपकी 1,04,395 समथिंग 6 समथिंग, ये कॉस्ट ये आती है ना। अगर एबनॉर्मल लॉस होता तो ऐसा ही करते, एबनॉर्मल लॉस होता तो ऐसा ही करते। एबनॉर्मल लॉस ये जो होता है 773 ये डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पेड अकाउंट। अगर मैं इसको एबनॉर्मल लॉस एज्यूम करता हूं तो फिर डिवाइड 10,000 से ही करूंगा और कॉस्ट आएगी, ये इफेक्टिव कॉस्ट होगी और एबनॉर्मल लॉस डायरेक्टली ट्रांसफर टू पीएन। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कॉस्टिंग में क्या नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स। तो अब सुनना जरा इस लाइन को समझना कि ये नॉर्मल लॉस हुआ एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, यानी लॉस किसमें एब्जॉर्ब कर लो, एब्जॉर्ब करना मतलब सोचते हो इंक्लूड करना, इसमें इंक्लूड कर दो, तो इसमें इंक्लूड कर दिया साहब मैंने 7737। अब जैसे ही मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया 7737 तो क्या आ जाएगा डेफिनेटली 112133 वही कॉस्ट आ जाएगी, वही कॉस्ट आ जाएगी। यानी ये वाला लॉस किसने एब्जॉर्ब कर लिया ना 9310 गुड यूनिट्स ने, ये लॉस उन्होंने अपना लॉस मान लिया, इसलिए उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली। तो यूं कॉस्ट आ रही थी 11 रुपए 21 पैसे, लेकिन जब आपने ये वाला लॉस उधर इंक्लूड कर दिया तो अब आपने डिवाइड कितने से किया, अब आपने यही चीज 9310 से डिवाइड की तो अब आपकी कॉस्टिंग आ गई 12.04। ऐसा करना है, यानी इनडायरेक्टली ये जो पैसा बढ़ा है ना ये क्या है, ये लॉस इंक्लूड हो गया इसमें, ये जो लॉस था इसमें 7737 का वो इन्होंने गुड यूनिट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, मींस अपना लॉस मान लिया, इसमें इंक्लूड कर लिया हमने लॉस को। ये आपने कंसाइनमेंट में पढ़ा है, कोई नई बात नहीं। तो जब नॉर्मल लॉस आएगा आपको इतने से याद रखना है कि नीचे आपका नॉर्मल लॉस क्या कर देना माइनस, यानी हमेशा नेट क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, हमेशा नेट क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। चलो ऐसा होता है कि सर ये नॉर्मल होता ये एबनॉर्मल होता, तो फिर मैं 9500 से डिवाइड करता, कितने डिवाइड करता 9500, और ये एबनॉर्मल होता तो इस एबनॉर्मल का कैलकुलेशन में अलग से करता, यानी कि 9500 से डिवाइड करता तो पर केजी कितना आता 112133 डिवाइडेड बाय 9500, या था पर केजी 11.80 और इंटू करता 190 इंटू 190, तो ये एबनॉर्मल लॉस होता, और एबनॉर्मल लॉस 2243 जो है ये ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये पेन अकाउंट में डेबिट हो जाता है जाके,
तो अगर ऐसा करता है इसका मतलब ये वाला लॉस इन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, इन्होंने सिर्फ नॉर्मल लॉस ऑब्जर्व किया। आप ध्यान से समझ और वीडियो को 2 बार देख लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बार आना है, लेबर में भी आएगा ऐसे ही। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, आप सब कुछ समझ गए। पहले कॉस्ट निकालेंगे, नंबर 1 पहली स्टेप, ठीक। इस कॉस्ट में से आपको क्या कंसेप्ट लगाना है, ये फॉर्मूला याद हुआ आपको, सब हटा देता हूं मैं, सब चीज अगर हटा दें हम, सब चीज हटा दो। तो इन शॉर्ट फॉर्मूला ये हुआ, टोटल कॉस्ट लेंगे, टोटल क्वांटिटी लेंगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे किस चीज का, जो रिकवर होगा ऑन सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस बेचने पे। एबनॉर्मल का तो ट्रीटमेंट ही अलग है, वो तो सीधे पीएल में देखेंगे, उसका पैसा आया गया नहीं आया वो सब वहां पे, ठीक है। और नीचे भी क्या करना, नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी माइनस करना। तो ये आगे इफेक्टिव कॉस्ट 12.04 इस तरफ, और इधर जो भी आई थी 15. ये अल्टीमेट कंसेप्ट है आपका। और अच्छा हुआ आज एक प्रैक्टिकल भी हो गया, इसी के नीचे एक सेकंड नंबर इलस्ट्रेशन भी लिखा है, ये भी आप कर लेना। और स्टडी मटेरियल सॉरी अपने नोट्स में मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं इसी के जैसा, सेम क्वेश्चन, वो भी होमवर्क रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सेम ये होमवर्क करके मुझे आप दिखाएं, सेम इसी स्टाइल में, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है लगभग, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ी और थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, और फिर तो प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है सारे, ठीक है। थैंक यू।